हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी का। तो हमारा प्रत्यास्था चल रहा था इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में हमने कल बताया था कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। अब इसके बाद का टॉपिक हाँ, वो स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, वो उस पर था यंग मॉडुलस के प्रिंसिपल पर। अब देखिए, यंग मॉडुलस के बाद यहाँ पर दो टाइप का मॉडुलस हमें और मिलेगा। जैसे इसके बाद मिलेगा हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा, और दूसरा एक और मिलेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगी। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इनको कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, तो इनका भी सेम उसी के जैसा हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि लघु विकृतियों के लिए अथवा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, लघु विकृतियों के लिए अथवा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, और उससे होने वाले आयतनात्मक विकृति मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को ही हम आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल का मतलब हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, ये हमारा प्रेशर का काम करेगा, दाब का काम करेगा। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक को। तो बी बराबर आएगा पी अपान में माइनस डेल्टा बी अपान में बी। अब देखिए, यहाँ पर माइनस डेल्टा बी अपान में बी, ये हमारा आयतनात्मक विकृति होती है। जैसे अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल बटे एल, आयतनात्मक विकृति हो जाएगी डेल्टा बी बटे बी। तो यहाँ पर हो गया अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति डेल्टा बी बटे बी। तो इन दोनों का अनुपात जो हो जाएगा वही होगा बल्क मॉडुलस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, माइनस का चिन्ह आया है। माइनस का चिन्ह आया, इसका मतलब ये है अगर हमारा प्रेशर ये पी अभिलंब प्रतिबल जो पी है ये ऋणात्मक है, तो हमारा ये वॉल्यूम स्ट्रेन धनात्मक होगा, और अगर वॉल्यूम स्ट्रेन धनात्मक है तो फिर ऋणात्मक होगा। आगे देखते हैं, इनका मात्रक मतलब क्या आएगा, इनका मात्रक कहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा या पास्कल आएगा, जो कि दाब की दिशा होगी, दाब का मात्रक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब संपीड़ितता। तो संपीड़ितता का मतलब देखो, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी वस्तु के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है, किसको आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड़ितता कहते हैं, या फिर द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मैटर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो इनकी परिभाषा वैसे आप लोग लिख लेना, इनकी परिभाषा ऐसी होगी कि आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही हेडिंग कहते हैं। तो ये होगी। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होगा, इसका डेफिनेशन सेम वैसे ही होगा जैसे हम इसके पहले बताए हैं। तो देखो, इसमें जितने भी परिभाषाएं आएंगी सब में एक लाइन हम जो बोल रहे हैं कॉमन रहेगी। जैसे कि लघु विकृतियों के लिए अथवा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, किसके अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, दैट मीन्स विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, उस वस्तु पर आरोपित अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल का मतलब शियरिंग स्ट्रेस, और उससे होने वाली अपरूपण विकृति मतलब शियरिंग स्ट्रेन के अनुपात को ही हम उस पदार्थ का, उस वस्तु का दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा बराबर अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अब प्रतिबल का मतलब भैया यही होगा, P बराबर F बटे यही होगा, और अपान में यहाँ पर अपरूपण विकृति मतलब शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन का मतलब देखो, मान लीजिए डिब्बा यही है, बॉक्स यही है, ये इनका नीचे का जो फेज है ये वाला स्थिर है, रेस्ट में है, ये स्थिर है, और इसी डिब्बे पर, इसी ट्यूब पर जब हम कोई ऊपर से कोई डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर की साइड पर, तो ऊपर की साइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। देखिए, जो हमारा भुजा एडी है, साइड एडी, अब एडी वाला यहाँ पर चला आएगा, तो इनके बीच का एंगल जो बनेगा ये थीटा बनेगा। ये सेम उसी तरह से जो इनकी अगली साइड होगी सीबी वाली साइड, ये भी डिस्प्लेस हो जाएगी, थीटा एंगल इस तरफ चली जाएगी ये वाली, तो ये बनाएगा थीटा एंगल यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो यही थीटा यहाँ पर क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन होगा।
अब यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन के अनुपात को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा आएगा। यहाँ पर देखिए एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, तो पूरा सॉल्व करेंगे थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। इनका मात्रक भी वही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अगला है, तो इतना क्लियर हुआ 11th वाला। इसको ये हमारा इलास्टिसिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसको आप लोग इस तरह से मतलब पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी इसका है बिहेवियर ऑफ स्ट्रेचिंग वायर, बट ये बोर्ड में आ नहीं रहा है इसलिए हम पढ़ा नहीं दें, तो ठीक है जाओ। हाँ तो देखिए चल रहा है, ये इलास्टिसिटी चल रहा है, प्रत्यास्थता। ओ अरे कोई मैसेज आया, देखो अच्छा देखो हमारे पास अभी मैसेज आया है। मैसेज एक बड़े दोस्त ने किया है, एकदम पगलेट दोस्त जान लीजिए, उसका मैसेज भी ऐसे है। देखो पहली बात तो नंबर बदल दिया, तुम पहचान नहीं पा रहे कौन है, और मैसेज जानते क्या लिखा है, हमेशा जो बस्ती रहे वो टोन है हम, जो कभी ना चुका पाओगे वो लोन है हम, और मेरा व्हाट्सएप की दुनिया के डॉन है हम। अरे अब तो जान जाओ कौन है हम। अब बताओ इसी के साथ इसी से पगलेट फ्रेंड मैसेज कर रहे हैं ना, अरे जानते हैं इसको, तो इसका जवाब क्या दिया जाए? तो देखिए इनका जवाब हम दे रहे हैं, गधा जो खाए वो घास हो तुम बेटा, गधा जो खाए वो घास हो तुम, और बुढ़े आदमी के चमनप्रास हो तुम, स्टूपिड इडियट बकवास हो तुम, लेकिन जो भी हो बड़े झक्कास हो तुम। ये मेरे फ्रेंड के लिए आंसर मैंने दे दिया, देखता हूं अगर बोलेगा कमेंट करेगा, ठीक। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया ना। अब देखो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, इसमें ये होगा बिहेवियर ऑफ स्ट्रेच वायर, बिहेवियर ऑफ स्ट्रेच वायर। तो ठीक है, जय हिंद। अभी तो इलास्टिसिटी में हमारा अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ स्ट्रेच वायर, मतलब बढ़ते भार के अंतर्गत खींचे हुए तार का व्यवहार। तो इसको हमें इलास्टिक बिहेवियर के आधार पर बताना है। देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई ये तांबे का तार है, तांबे का मान लीजिए तार है, और इस पर हमने एक हैवी वेट सस्पेंड कर दिया, हैवी वेट सस्पेंड कर दिया एनजी। तो अब क्या होगा, अगर हम वेट को बढ़ाएंगे तो तार में स्ट्रेच होने की वजह से जो तार की लंबाई होगी, इलास्टिसिटी की वजह से तार की लंबाई हल्का बढ़ जाएगा। अगर हम वेट को बढ़ाएंगे तो इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई में इंक्रीजिंग होगा। देखिए वो किस तरह से इंक्रीजिंग होगा, उसी बिहेवियर को हमें यहाँ बताना है कि इसका बिहेवियर क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे हुक का नियम से। अब हाँ सवाल आता है हुक का नियम क्या होता है, हुक सदा क्या होता है। तो हुक का नियम हमने पहले बताया है कि लघु विकृतियों के लिए अथवा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, लघु विकृतियों के लिए अथवा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल तथा उसमें होने वाली विकृति के अनुपात सदैव नियतांक रहता है, यही हुक का नियम है। तो देखिए जब हमने इस पर कोई वेट सस्पेंड कर दिया है तो हमें क्या इसमें निकालना है, क्या बताना है, प्रतिबल और विकृति इन दोनों के आधार पर हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तार का। तो देखो प्रतिबल का मतलब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स या कोई वेट सस्पेंड किया है वो प्रतिबल को डिनोट करेगा। विकृति का मतलब जो इसकी लंबाई में इंक्रीजिंग होगी वो विकृति होगी। अब देखिए तो जब हमने उस पर वेट बढ़ाया तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ती है। तो देखिए उसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ वो यही ग्राफ मिलता है, यही सही ग्राफ। तो ग्राफ का अगर हम ग्राफ को केवल मेंशन करें, ग्राफ को देखें तो ग्राफ ओ से लेकर के ए तक का, ओ से लेकर के ए तक का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है, और सीधी रेखा है इसलिए यह हुक के नियम का पालन करेगी। कहने का मतलब है प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियतांक रहेगा ओ से लेकर के ए तक का। अगर ओ से ए तक का प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियतांक है तो कहने का मतलब ओ से ए तक तार हुक के नियम का पालन कर रहा है। तो देखो ओ ए क्या है, हुक के नियम का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओ ए का ग्राफ क्या है, एक सीधी रेखा है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ए बी। देखिए ग्राफ ए बी हल्का वक्राकार हो गया है, वक्र हो गया है। अब ग्राफ वक्र हो गया है इसलिए ये हुक के नियम का पालन नहीं करेगी। अगर ये ग्राफ ए से बी सीधा होता तो हुक के नियम का पालन करता, ग्राफ वक्राकार हो गया, कर्व हो गया, इसलिए हुक के नियम का पालन नहीं करेगा। लेकिन
बिंदु बी तक इसमें इलास्टिसिटी का गुण मौजूद है। मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक का तार की लंबाई असमान रूप से बढ़ती है, परंतु अगर बिंदु बी पर हम इसके डिफॉर्मिंग फोर्स को, प्रतिबल को हटा दें, रिमूव कर दें, तो तार पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। कहने का मतलब है बिंदु बी तक का तार में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। इसीलिए बिंदु बी को क्या कहते हैं? एंड पॉइंट या प्रत्यास्थ बिंदु कहेंगे। इसलिए बिंदु बी को एंड पॉइंट कहेंगे। अब देखिए, अब हम अगर इसे और वेट लटकाते हैं तो अगला ग्राफ हमारा बी से सी आ जाता है। तब देखिए बी से सी ग्राफ एक वक्राकार है। बी से सी ग्राफ देखिए, इनका जो स्लोप है ये विकृति की तरफ, नीचे की तरफ झुकाव है। अब नीचे की तरफ झुकाव है, इसलिए यहाँ पर जो विकृति होगी वो बहुत तेजी से होगी और असामान्य रूप से होगी। तो बिंदु बी से बिंदु सी तक का जो ग्राफ होगा ये क्या नाम है, हुक के नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ये वक्राकार हो गया। और साथ ही साथ बिंदु बी के बाद बिंदु सी तक का, अगर हम बिंदु सी पर प्रतिबल को हटा ले, वेट को हटा ले, तो वो अपने पूर्व स्थिति में नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण बिंदु सी समाप्त हो जाता है। अब देखिए सी से डी तक का बंधन करेंगे। सी से डी तक का ग्राफ एक वक्र है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा एक हुक के नियम का पालन नहीं करेगा और विकृति असमान रूप से बढ़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पर बिंदु डी पर ये प्रतिबल की मैक्सिमम वैल्यू होगी। बिंदु डी जो होगा स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू है, तो इसको हम अधिकतम प्रतिबल भी इस बिंदु को कह सकते हैं। इसके बाद जब हम प्रतिबल लगाएंगे और भार लटका दिए और ज्यादा स्ट्रेच कर दिए, तो क्या होगा, इनका विकृति असमान रूप से बढ़ेगा और तार पतला होना शुरू हो जाएगा। तार की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अरे कोई भी तार का खींचेंगे तो एक लिमिट से ज्यादा खींच देंगे, तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो वो जो पतला होना स्टार्ट होता है वो बिंदु डी से बिंदु ई तक का होता है। ठीक है, अब ये भी हमारा हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा है। आगे देखिए, बिंदु ई जो है फाइनल पॉइंट है। बिंदु ई पर तार टूट जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। बिंदु ई को ब्रेकिंग पॉइंट तो ये हमारा है, यही है, क्या नाम है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए स्ट्रेस वायर। तो इस तरह से हम हुक के नियम के आधार पर किसी भी तार पर अगर प्रतिबल लगाएं और प्रतिबल और विकृति का अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ इस तरह से मिलता है। और ग्राफ की अगर हम व्याख्या करना चाहें, एक्सप्लेनेशन करना चाहें, तो हम इस ग्राफ को लेकर के कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कभी और बताया कि यहाँ बिंदु बी तक का इसमें इलास्टिक गुण मौजूद है, इसलिए बिंदु ओ से लेकर के बी तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा, बिंदु ओ से बी तक का, इस क्षेत्र को हम कहेंगे इलास्टिक रीजन क्यों करें, क्योंकि बिंदु बी तक का प्रत्यास्थता का गुण इसमें बना रहेगा। और अगर हम बिंदु बी तक का कहीं भी प्रतिबल हटा ले तो अपने पूर्व स्थिति में तार आ जाएगा। लेकिन बिंदु बी के बाद बिंदु ई तक का, इसमें प्रत्यास्थता का गुण लगभग समाप्त हो जाता है। इसलिए बिंदु बी से बिंदु ई तक के क्षेत्र को क्या कह देते हैं, प्लास्टिक रीजन। अब देखिए प्लास्टिक रीजन क्या होता है, प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है, उन्हें हम प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थता के आधार पर हमने कहा था वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ का मतलब प्लास्टिक, और एक और ऐसा रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। तो जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक वस्तुएं हैं, इसमें क्या होगा, प्रत्यास्थता का गुण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के देखो इसकी समरी यही है, ओ से बी तक के क्षेत्र को क्या कह देंगे, इलास्टिक रीजन या प्रत्यास्थ क्षेत्र, और बी से ई तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्लास्टिक रीजन, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा डॉक्यूमेंट में।